हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11th कोचिंग। इसमें भी हम लोग क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 10 से स्टार्ट किया था, अब हम क्लास 11th के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा मेन फोकस यही है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम आंसर करें। तो आज हम क्लास 11th के कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 11 में सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो फिज़िक्स का टॉपिक ले रहे हैं। फिज़िक्स के अंदर क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम क्लास 11 फिज़िक्स में स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स क्लास 11। तो उसके लिए मैंने एन की बुक डाउनलोड कर ली है। क्विकली हम एन बुक पे चलते हैं। तो ये मैंने एन की बुक डाउनलोड करी है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं एन की साइट से। और वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहला वो क्या बता रहा है, मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब ये है कि हमारे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो हमारे को उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ, और उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम यूनिट बोलते हैं। The result of measurement of a physical quantity is expressed by a number expressed accompanied by a unit। तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमारे को उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर डालना पड़ता है, और उस नंबर के साथ साथ एक यूनिट डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं 5 मीटर्स, तो इसके अंदर क्या है कि 5 वो नंबर है और मीटर्स वो यूनिट है। सिमिलरली हम बोलते हैं 10 सेकेंड्स, तो 10 वो नंबर है और सेकेंड्स वो यूनिट है। सिमिलरली हम बोलते हैं 50 किलोग्राम, तो 50 वो नंबर है और किलोग्राम वो यूनिट है। नेक्स्ट, although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें तो मास है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास प्रेशर है, फोर्स है, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं। बट ये सब की सब क्वांटिटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ऐसे यूनिट्स जो हमारे को यूज करने पड़ते हो इनको एक्सप्रेस करने के लिए, वो कम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने लेंथ को मेजर किया मीटर के अंदर, तो हमारे पास मीटर एक यूनिट आ गया। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम यूनिट मीटर ही यूज कर रहे हैं, उसका बस स्क्वायर कर दे रहे हैं। सिमिलरली वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मीटर क्यूब कर दे रहे हैं। तो एक ही यूनिट हम लोगों ने यूज कर लिया डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं या बेस यूनिट्स बोलते हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स। तो अगर हमारे को बेस यूनिट्स पता है तो बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशंस बना के हम लोग बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बेस यूनिट है मीटर। ठीक है, तो हमारा लेंथ के लिए मीटर एक बेस यूनिट है, बट हम लोग एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर क्यूब कर सकते हैं। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होगा डिराइव्ड यूनिट्स। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इनका कंप्लीट सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो सेक्शन 1.1 में सिंपली क्या है, सबसे पहले हमारे को यूनिट बताया गया। यूनिट हमारा एक रेफरेंस है जो यूज किया जाता है। फिर यूनिट हमारे को दो तरीके के बताए गए, एक बेस यूनिट बताया गया और एक डिराइव्ड यूनिट बताया गया। बेस यूनिट वो यूनिट है जिनको हम लोग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर देते हैं, और डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जिनको हम लोग बेस यूनिट की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। और बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट दोनों को मिला के बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स फॉर यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मतलब वो डिफरेंट यूनिट्स मेजरमेंट के लिए यूज करते थे। 3 सच सिस्टम्स, CGS, FPS एंड MKS,
वर यूज्ड एक्सटेंसिवली। तो इनमें से 3 अलग-अलग सिस्टम्स थे, जैसे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम्स, जो कि यूनिट्स की मेजरमेंट के लिए यूज होते थे। अब बेसिक यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दीज सिस्टम्स वर एज फॉलोज। अब हम लोग लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों के यूनिट्स तो हमारे को अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इनके बेस यूनिट्स हम अलग अलग सिस्टम्स के अंदर बता रहे हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या है, एफपीएस सिस्टम में क्या है, एमकेएस सिस्टम में क्या है, ठीक है। तो जैसे सीजीएस सिस्टम के अंदर ये तीनों हैं, एफपीएस सिस्टम में ये तीनों हैं, एमकेएस सिस्टम में ये तीनों हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि अलग अलग सिस्टम्स के अंदर हम लोग लेंथ, मास और टाइम को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज द सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। यानी कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में हम लोग एसआई यूनिट्स यूज करते हैं। द एसआई विद द स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट्स एंड एब्रिविएशंस developed by this bureau in 1971 was recently revised by the General Conference on Weights and Measurements and this। मतलब कि SI यूनिट जो है वो हम लोगों ने पहले डेवलप किया गया था, उसको फिर रिवाइज किया गया। इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस SI यूनिट एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये याद करना है। द स्कीम इज नाउ used for international usage in scientific, technical and industrial and commercial work। मतलब ये इन सब वर्क्स में यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं बिकॉज SI यूनिट्स यूज्ड डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम वर सिंपल एंड कन्वीनियंट। SI यूनिट के अंदर हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, जैसे 1.5, 3.4, तो मतलब डेसिमल सिस्टम यूज किया जाता है, तो कन्वर्जन इनमें काफी ईजी हो जाता है। वी शैल फॉलो SI यूनिट्स, तो हम लोग इसमें SI यूनिट्स यूज करेंगे। अब इन SI देयर आर 7 बेस यूनिट्स। अब SI में 7 बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये टेबल 1.1 में है। अब टेबल 1.1 देख लेते हैं सबसे पहले जाके। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों तो याद कर लो यार। लेंथ जो है बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट है मीटर। मास एक बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट है किलोग्राम। और टाइम का बेस यूनिट है सेकेंड्स, ठीक है। ये तीनों अच्छे से याद रखना, बाकी के बस एक बार समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी है, उसका बेस यूनिट है एम्पेयर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का बेस यूनिट है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेस यूनिट है मोल। मोल के अंदर MOL इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेस यूनिट है CD यानी कि कैंडेला, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में कुछ डिटेल्स बता रखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं NCERT में से, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि बिसाइड द 7 बेस यूनिट्स देयर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर डिफाइंड। अब इसके अलावा 2 मोर बेस यूनिट्स हैं। एक बेस यूनिट है एंगल डी थीटा। अब ये क्या है, ये प्लेन एंगल डी थीटा की बात हो रही है। प्लेन एंगल डी थीटा मतलब कि हम लोग 2 डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। उस पीस ऑफ पेपर के अंदर भी आप देखोगे कि एक डी थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक लाइन खींची, फिर एक दूसरी लाइन खींची, इन दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल बनेगा डी थीटा, जैसे आप एंगल्स बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल के मेजरमेंट को हम बोलते हैं डी थीटा। और ये डी थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू DS डिवाइडेड बाय R, ठीक है, यानी कि रेडियस। R क्या है, ये रेडियस है। और DS क्या है, DS है ये लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा डी थीटा एंगल होता है, ठीक है। तो एक हमारा ये, हाँ, हमारा बेस यूनिट है डी थीटा, जिसका बेस यूनिट हो जाएगा डी थीटा, जिसका बेस यूनिट भी बताया जाएगा। बेस यूनिट इसका हो जाएगा रेडियन, ये लिखा हुआ है आगे, ठीक है। और फिर हमारे पास सॉलिड एंगल। तो पहले हम लोगों ने, अभी मैं बताता हूँ बेस यूनिट क्या होता है। पहले आपको प्लेन एंगल समझ में आ गया डी थीटा, फिर सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ये भी समझ लीजिए ये ओमेगा है। तो सॉलिड एंगल कैसे होता है, मतलब मान लीजिए आप एक आइसक्रीम कोन खा रहे हैं, ये आइसक्रीम कोन है। ये आइसक्रीम कोन की जो ऊपर का पार्ट है जहाँ से आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो एक पूरा एरिया कवर कर रहा होगा, है ना। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये एक एंगल बना रहा होगा आपके बिल्कुल जो कोन का बॉटम पॉइंट होता है ना, उस बॉटम पॉइंट पे। ये जो एंगल है, ये एंगल प्लेन एंगल की तरह नहीं है, ये एक सॉलिड एंगल की तरह होता है। इसको हम डी ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो डी ओमेगा, अब ये डी ओमेगा जो है, इसको भी हम लोग अगर इसका फॉर्मूला बताना चाहें तो वो फॉर्मूला हो जाता है DA डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि DA को R स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, DA को R स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो डी ओमेगा आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन,
with the symbol RAD and the unit for solid angle is steradian with the symbol SR. तो बेसिकली जो हमारा प्लेन एंगल होगा डी थीटा उसका यूनिट होता है रेडियन, और जो हमारा सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा उसका यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन। ठीक है, बोथ दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। अभी डायमेंशन की बात करेंगे तो पता लगेगा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, डायमेंशन किसको बोलते हैं और डायमेंशन लेस किसको बोलते हैं, अभी आगे बताएंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब जो है इसके बाद आगे हमारे पास टेबल 1.2 दे रखा है। 1.2 के अंदर उन्होंने ये बता रखा है कि अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं, मिनट्स, आवर्स, डे, ईयर, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं नोट दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री क्वांटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड। मतलब कि हम लोग मोल की जो बात कर रहे हैं ना, मोल भी हमारी एक बेस यूनिट है, जहाँ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके आपको दिखेगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। अब मोल के बारे में क्या बता रहा है, द मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि इतनी सारी क्वांटिटीज 1 मोल कंटेन करता है। द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट Na when expressed in the unit mole to the power -1 and is called the Avogadro number. Okay, ठीक है, तो दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट, यानी कि ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यू है एवोगाड्रो कांस्टेंट की, Na। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the symbol n of a system is a measure to the number is a measure of the number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particle or a specific group of particles. इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि अगर हमारे को 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दे रखा है तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू 6.022 दिस इंटू 10⁻23 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे बोला गया है 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एन आयन, तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ भी दे रखा होता तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब है कि इतने उसके अंदर एंटिटीज होंगे। ठीक है, तो ये मोल की बात हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि मोल के बारे में वो आगे क्या बता रहे थे। मोल के बारे में आगे क्या बता रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड। मतलब कि कौन सी एंटिटी के मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, किसी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना। वी एम्प्लॉय यूनिट्स for some physical quantities that can be derived from the 7 base units appendix A6। मतलब कि बेसिकली यूनिट्स हम बताएंगे अभी। some derived units in terms of the SI units are given in appendix A 6.1। ठीक है, मतलब कि कुछ यूनिट्स दे रखे हैं। some SI derived units are given special names appendix 6.2 and some derived SI units make use of these units with the special names and the 7 base units। These are given in appendix this and this for your ready reference। इसको देख के अभी कंफ्यूज मत हो, आपको बेसिकली बेस यूनिट समझ में आ गया, आपको डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया, आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं। कॉमन SI prefixes and symbols for multiples and some multiples are given this। General guidelines for using symbols for physical quantities, chemical elements and nuclides are given in appendix this, and those for SI units and some other units are given in appendix A8 for the। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को देख के अभी कंफ्यूज मत हो, आपको ऊपर जो है बेसिकली इस सेक्शन 1.1 1.2 के अंदर ये टेबल थोड़ा सा समझने हैं, और टेबल समझने के साथ साथ आपको वो बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज समझनी है, वो आपको समझ में आएगा। और इसके अंदर जो याद रखने की चीज़ है ना, वो लेंथ, मास और टाइम, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखना। और आपको मैंने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में भी अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सेक्शन 1.3 आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सेक्शन 1.1 और सेक्शन 1.2 कंप्लीट हो गया है।